हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में ही बुक के आपके एक बहादुर शाह जफर का कुछ दिया हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे कि लगता नहीं दिल मेरा। ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में नापायदार में। बुलबुल को बागवा से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक साख गुल पे बैठ के बुलबुल है सादमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लाल हजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। दिन जिंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मंजार में। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली कोए यार में। ये बहादुर शाह जफ़ा ने लिखी थी। 1857 से 150 वर्ष होने पर ये लाइन लिखी थी इन्होंने। और क्या मतलब पूरी ज़िंदगी बता दी है इसके अंदर कि 2 गज ज़मीन भी नहीं मिले, मतलब हमें कोए यार में। बदनसीब है ये जफ़र दफन के लिए। ठीक है, अपने लिए वो लिख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी को। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कविता करेंगे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला याद रखने की ज़रूरत है, 1935 में लिखी गई थी। मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में। तो मधु कलश सबसे मधुशाला 1935 में लिखी गई थी। ठीक है, सन भी याद रखने की ज़रूरत है। और मधु कलश और मधुबाला 1938 में लिखी गई थी। देन निशानामंत्रण, एकाद संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब क्या है इनके काव्य संग्रह हैं। नोट डाउन कर सकते हो, ये सब क्या है इनके काव्य संग्रह। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये क्या है इनकी आत्मकथा के इनके 4 खंड हैं। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये याद रखने की जगह कौन से काव्य संग्रह है, कौन सी आत्मकथा है और कौन सा अनुवाद है और कौन सी डायरी है। और हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये क्या है अनुवाद है। प्रवासी की डायरी इनकी डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में प्रकाशित है? 10 खंडों में प्रकाशित है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। देन 1903 में उनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। पूर्व चल्ले के बटोई बाट की पहचान कर लो, ये उनकी पंक्ति है जिसको याद रखने की ज़रूरत है कि पूर्व चलने की बटोई बाट की पहचान कर लो, कि चलने से पहले तुम अपने रास्ते की पहचान कर लो। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्ध के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। छायावादी युग था उस टाइम पे, उसके बाद में भी उन्होंने संवेदनसिक्त और गेय शैली में अपनी बातें कही हैं। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। किसका? उमर खयाम का। जीवन एक तरह का मधु कलश है और दुनिया मधुशाला है। कल्पना शाकी और कविता वह प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत है, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफी हो जाएंगे।
इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। ठीक है, बच्चन का हालावादी दर्शन किसे कहते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर इन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। जिस दिन आदमी अपने आप को जान जाएगा तो दुनिया अपने आप ही जान लेगा। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता रहता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, कि मैं दुनिया में तो हूँ, लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ। जिस दिन ये लाइन समझ में आ जाएगी कि दुनिया में है, लेकिन दुनिया जैसा कर रही है वैसा ज़रूरी थोड़ी है कि हमें भी करना है। बाज़ार से निकले हो तो ख़रीदार नहीं बनो, और ये हमारे ऊपर भी हम फॉलो कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात, एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है ये लाइन। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाटे तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहा लौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुई है। ठीक है, जो गीत है वो आत्मपरिचय जो गीत है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ये कुछ कर गुजरने का भी, किसी प्रिय के लिए तो है ही, लेकिन इससे ज़्यादा है ये किसी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अब ये आपका गीत है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप एक बार इसको पढ़ लेना, और इसके जो बीच बीच में से जो हरिवंश राय बच्चन जी की जैसे रचनाएं हैं, काव्य है, आत्मकथा है, ठीक है, उनको याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, फिर हम कल इसको पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।